नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को। इसे हम कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसके अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा उससे पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही मैंने सहयोग लिया है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक पुस्तक है वी.के. पुरी और एस.के. मिश्र की, उससे भी मैंने इसमें कुछ सहयोग लिया है। बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई। आखिर खाद्य सुरक्षा होती क्या है, क्यों ज़रूरी है और सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन तमाम बिंदुओं को हम इस वीडियो के अंतर्गत लेते हुए चलेंगे। साथ ही जो संभावित प्रश्न है उन पर भी चर्चा करते जाएंगे। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर खाद्य सुरक्षा क्या है। साथियों, खाद्य सुरक्षा का जो ये विषय है काफ़ी विस्तृत है। केवल इतना ही नहीं है इसमें कि केवल हमें भोजन उपलब्ध हो गया वही खाद्य सुरक्षा है। इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए सबसे पहले हम इसकी खाद्य सुरक्षा के बारे में जानते हैं कि आखिर खाद्य सुरक्षा क्या है। तो आपकी पुस्तक में दे रखा है अवलोकन में, और इसमें खाद्य सुरक्षा का अर्थ बड़ा व्यापक अर्थ है और कहीं ना कहीं इस खाद्य सुरक्षा के अर्थ से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें जो 3 बिंदु इसमें दे रखे हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसमें बात कर रखी है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यानी हमेशा सरकार के पास लोगों के लिए भोजन उपलब्ध होना चाहिए, यानी खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। यानी इसमें बफर स्टॉक की बात की गई है। आगे हम बात करेंगे। बफर स्टॉक का जो काम है वो सरकार ने एफसीआई को दे रखा है। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे आखिर एफसीआई क्या है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा के अर्थ की, जिसमें सबसे पहला बिंदु यहाँ निकल कर आता है कि हमेशा खाद्यान्न के पर्याप्त भंडारण सरकार के पास होने चाहिए। दूसरा इसमें बिंदु है पहुंच भी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सरकार लोगों तक, जैसे आपने देखा होगा उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, राशन की दुकानें होती हैं, उनके माध्यम से लोगों तक जो राशन है वो पहुंचाने का कार्य किया जाता है और हर परिस्थिति में, यानी पहुंच भी उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु इसके अंतर्गत निकल कर आता है, वो आता है उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य की बात की जा रही है, यानी लोगों के पास इतना धन भी होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी क्रय शक्ति से लेकर ये बिंदु है सामर्थ्य का, यानी सरकार के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था भी लोगों के लिए होनी चाहिए कि वो इन खाद्यान्नों को जो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है उनको वो प्राप्त कर पाए, खरीद पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ बिंदु भी इसके अंतर्गत आ रहा है। तो खाद्य सुरक्षा के अर्थ को हम देखें तो ये तीनों बिंदु निकल कर आ रहे हैं। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इनकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे आखिरकार ये हो क्या रहे हैं, क्या है इनका अर्थ। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस कहा जाता है, उसकी भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार विभिन्न लोगों तक देश में राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अब हम चलते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। जैसा कि हमने अर्थ में 3 बिंदु निकल कर आए हैं। केवल खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ये ही नहीं है कि 2 वक्त का उनको भोजन उपलब्ध हो, उसमें ये तीनों बिंदु निकल कर आ रहे हैं। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु है। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। तो ये आयाम आपको ध्यान में रखने, कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना है। पहला देखें हम खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य, जैसा कि ऊपर हमने अवलोकन में भी देखा था खाद्य उपलब्धता। इसमें खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष के स्टॉक से, यानी कहीं ना कहीं सरकार के स्टॉक खाद्यान्न को लेकर है कि वो पर्याप्त बना रहना चाहिए। दूसरा इसमें आता है पहुंच का अर्थ, कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे,
और तीसरा है सामर्थ्य का अर्थ, कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध होना चाहिए, यानी उनके पास ऐसी क्रय शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये एक व्यापक अर्थ निकल कर आ रहा है जो कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब पहला, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, यानी भंडारण की बात की जा रही है, एक स्टॉक की बात की जा रही है। और दूसरा, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, यानी उनके पास इतना पैसा उपलब्ध होना चाहिए। उसके लिए सरकार रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करे, उपलब्ध करवाए। और तीसरा है, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो, यानी लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो, किसी प्रकार की बाधा न हो, लोगों तक चाहे देश के किसी कोने में हो वहाँ तक खाद्य उपलब्ध हो, राशन उपलब्ध हो, ये व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की गई है। आगे इसमें चलें हम। अब हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं भारत में अधिकांश लोग, यानी जैसा कि गरीबी का आंकड़ा देखें तो 21.9% गरीब हैं। उसके अलावा भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं कि सरकार को उन तक खाद्य राशन है वो उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखते हैं इसमें कि समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति इस समस्या से जूझ सकता है, इसलिए सरकार को ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ इसके परिभाषाएं, कुछ अर्थ दे रखे हैं, उनको भी समझिए। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है आधारिक खाद्य पदार्थ की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। जो जरूरी खाद्य पदार्थ है वो हमेशा के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इसमें एक और हम देखें अमर्त्य सेन जी की, जो अर्थशास्त्री हैं भारत के, तो उनका मानना है कि खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और वो है हकदारियों के आधार पर। ये एक नया शब्द उन्होंने जोड़ा है, हकदारियों के आधार पर। तो हकदारी क्या होते हैं उनको देखते हैं। खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया गया है। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध करवाई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यानी राज्य के द्वारा जो उपलब्ध करवाया जा रहा है उसके अलावा जो बाजार में उपलब्ध होता है उनको भी इनके लिए व्यवस्थित करना, वो हकदारियाँ हैं। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इसके अलावा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में हुआ और इसने घोषणा की कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधित जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों को भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव है। तो एक व्यापक परिभाषा जो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में हुआ था उसमें ये परिभाषा निकल कर आई है। तो थोड़ा बहुत इन परिभाषाओं को आपको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त घोषणा में ये भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। इसका मतलब ये जितनी भी परिभाषा है उनमें कहीं ना कहीं खाद्य से जुड़ी हुई बात निकल कर आ रही है। और एक देश के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, राशन उपलब्ध करवाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि गरीबी को दूर करने के लिए भी ज़रूरी है ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें हम आगे चलें। इसमें हमने अब तक ये देखा कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, क्यों आवश्यक है, और अब देखते हैं कि खाद्य असुरक्षित कौन है। तो ऐसे कौन कौन है, तो हम देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकता है, शहरी क्षेत्र में भी हो सकता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार की स्थिति, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो वो लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं आपकी इस पुस्तक के अंतर्गत, इसमें खाद्य असुरक्षित के अंतर्गत किन लोगों को शामिल किया गया है उनको बात करते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित है, जिसमें भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, जिसके पास ज़मीन नहीं है,
पारंपरिक दस्तकार यानी कोई भी ऐसा व्यवसाय है जो परंपराओं से जुड़ा हुआ छोटा व्यवसाय है, या कोई पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हैं, या अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार हैं, या निराश्रित हैं, या भिखारी हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और शहरी क्षेत्रों में खाद्य दृष्टि से असुरक्षित परिवार कौन कौन से होंगे, तो उसमें देखिए जिनमें कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायी हो सकते हैं, या अनियमित श्रम बाजार में काम करने वाले हैं जिनका रोजगार निश्चित नहीं है, कभी रोजगार मिलता है कभी नहीं मिलता है, या खुली मजदूरी करने वाले लोग इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे होते हैं, सीजन के अनुसार उनको कार्य मिलता है, सीजन नहीं होता तो उनको काम नहीं मिलता, और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वह मात्र जीवित रह सकते हैं। तो ये शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोगों को यहाँ देखा है हमने। इसके अलावा देखें, खाद्य पदार्थ करने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से में असुरक्षा में भूमिका निभाती है। तो सामाजिक तौर पर भी हम देख सकते हैं, जैसे कि समाज में अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ी जातियां के कुछ वर्ग हैं यानी निचली जातियों के हैं, या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है, या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, या तो उनके पास ज़मीन नहीं होती है, या फिर उत्पादकता उनके पास कम होती है, यानी ज़मीन में जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो कम ही होता है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। जब अच्छा मौसम नहीं होता, फसल नहीं होती, तो निश्चित रूप से उनके खाद्य या राशन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हों और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित है। ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है, और खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां इस प्रकार की कुपोषण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण के माध्यम से 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग 11 करोड़ की है। आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोग हैं, यानी आदिवासी जंगलों में रहने वाले ये लोग हैं, या प्राकृतिक आपदा ऐसे क्षेत्र जो भूकंप से ग्रस्त है या भूकंप आने की बार बार संभावनाएं होती हैं, वो लोग इस प्रकार से उनमें भी ये खाद्य से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। वास्तव में उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी खाद्य दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। तो ये सारे के सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं ये खाद्य से जुड़ी हुई समस्या से ग्रस्त लोग हैं, और इस कारण सरकार को जो खाद्य समस्या है, खाद्य सुरक्षा है, वो मुद्दा बिल्कुल इस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो अब हमने जाना कि खाद्य असुरक्षित कौन है। तो मोटे रूप से इन लोगों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज़्यादा प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना नहीं है, लेकिन मोटे रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं वो खाद्य असुरक्षित से हैं। इसके बाद हम आगे चलें। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। दूसरे पहलू पर हम बात करें भूखमरी, क्योंकि भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, ये गरीबी लाती है भूखमरी। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालीन और मौसमी आयाम होते हैं, यानी भूखमरी है उसके एक तो दीर्घकालीन प्रभाव होता है और एक मौसमी यानी कम समय का। दीर्घकालीन होता है उसकी मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर, जो अपर्याप्त आहार ग्रहण के कारण होता है, जो भोजन होता है वो कम होता है, वो लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालीन भूखमरी से ग्रस्त है। उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है, जिसके कारण उनकी क्वालिटी और मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। तो ये भूखमरी का दीर्घकालीन प्रभाव है, एक तरीके से आयाम है। और दूसरा देखें मौसमी, ये होता है भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है, क्योंकि कई बार फसल कम होती है, मौसम अच्छा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिकों को कम काम रहता है। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है, उसको पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष
रूप में ये देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ जब मौसम अच्छा होता है और जब फसल अच्छी होती है तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो पाता है। तो ये असुरक्षित लोग हैं खाद्य रूप से। इसके अब हम बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा के घटक। सरकार ने किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा से संबंधित कदम उठाए हैं। उनमें महत्वपूर्ण रूप से दो कदम हैं, दो घटक हम ले सकते हैं। एक तो बफर स्टॉक का है और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, उनके हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण घटक है वो है बफर स्टॉक का, और सरकार के द्वारा बफर स्टॉक का कार्य है वो भारतीय खाद्य निगम FCI, यानी इसकी स्थापना 1965 में की गई है। महत्वपूर्ण कार्य है और इसके द्वारा के माध्यम से सरकार अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार करता है, यानी ये किसानों से ये गेहूं, अनाज, चावल ये खरीदता है। और भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं, चावल खरीदेगा और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है, यानी फसल से जैसे फसल कटने से पहले ही सरकार के द्वारा उसके मूल्य को निर्धारित किया जाता है, उसको कहा जाता है न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करते हैं, जिसको निर्धारित की जाती है, और खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। उसके बाद सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ये अनाज प्राप्त करती है, जिसको वसूली कीमत पर ये वहाँ से खरीदती है किसानों से, अनाज से। न्यूनतम समर्थित कीमत अलग है, वो होती है सरकार के द्वारा फसल काटने से पूर्व है उसकी कीमत निर्धारित की जाती है कि इतनी इसकी, जैसे गेहूं है तो 1800 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो उसमें किसानों को इस प्रकार का फ़ायदा होता है कि कभी कभार उसकी कीमत गेहूं की कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में गेहूं है वो सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा, क्योंकि 1800 उसने निर्धारित कर दी। अगर उससे अधिक कीमत होती है तो वो किसान कहीं भी उस अपनी फसल को बेच सकता है। तो वो होता है न्यूनतम समर्थित कीमत, सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि इसके माध्यम से सरकार है वो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा एक स्टॉक तैयार करती है। और ये स्टॉक क्यों बनाती है? क्योंकि ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत, इश्यू प्राइस भी कहते हैं, जो उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, वो होती है निर्गम कीमत, इशू प्राइस। इसको ध्यान में आपको रखना है। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? 1965 को। FCI फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण रोल है भारतीय खाद्य निगम का। ये दो तरफा फायदा देता है, एक तो किसानों को देता है और एक उपभोक्ताओं को, लोगों को, जिनको किसानों को ऐसी स्थिति में मजबूती प्रदान करता है कि, और दूसरी तरफ हम देखें कि लोगों को जिनके पास भोजन नहीं है उनको भोजन उपलब्ध करवाने का, खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। इसके आगे हम बात करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। इसके अंतर्गत जो भी भारतीय खाद्य निगम है उसके द्वारा जो भी स्टॉक तैयार किया जाता है उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें। राशन की दुकानों में उन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। ये उचित दर वाली दुकानें कौन सी होती है? वो राशन वाली दुकानें इनके कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडारण होता है, भंडार इसके अंतर्गत होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला, इसके लिए राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे।
कोई भी परिवार प्रति माह इनकी अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज है, 5 लीटर मिट्टी का तेल है, 5 किलोग्राम चीनी है आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। तो ये सारा का सारा जो उचित दर वाली दुकानें, राशन की दुकानें, वहाँ से प्राप्त कर सकता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत, यहाँ देखिएगा साथियों, ये मात्रा थोड़ी सी आप ध्यान में रखना, 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी की व्यवस्था है। भारत में राशन की व्यवस्था शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुआ था। बंगाल में एक भयंकर अकाल की स्थिति हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ से इसकी देन है। हरित क्रांति से पूर्व है भारतीय खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई थी 1960 के दशक में वापस। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के माध्यम में NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें आप देखोगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से है लेकिन उसे और मजबूती इसके अंतर्गत दी गई है, और दूसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई थी। तो इसकी डेट ध्यान में रखना। एकीकृत बाल विकास योजना क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये 1975 में आरंभ हुई है, और ये मुख्य रूप से आप एक चीज़ नोट आउट कर लीजिएगा कि आंगनबाड़ी द्वारा संचालित की जा रही है ये एकीकृत बाल विकास योजना ICDS। इसके अलावा काम के बदले अनाज है जो कि 1977-78 में प्रारंभ हुआ था, ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रम को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, ये MDM है जिसकी स्कूलों में दोपहर में भोजन दिया जाता आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतर PAP जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय से बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देते हैं। तो यहाँ हम देखें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से संचालित की जा रही है, और एक है एकीकृत बाल विकास योजना, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो कि 1975 में आरंभ हुई है। डेट वगैरह ध्यान में रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और एक काम के बदले अनाज जो 1977-78 में आरंभ हुआ है। इसके आगे हम चलें, सबसे पहले हम बात करें समेकित, जिसको एकीकृत बाल विकास सेवाएं कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम ICDS। ये जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, चूँकि मैंने पूर्व बताया कि आंगनबाड़ी द्वारा संचालित है, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1975 में केंद्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका आयोजन तथा परिचालन लागतों का खर्च है वो केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है, जबकि इसका कार्यान्वयन है, इसको संचालित करने इसको वो है राज्य सरकारें करती हैं, तथा अपने साधनों से जो भी राज्य सरकार की आय है उसके द्वारा पूरक पोषण जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। मतलब इसका खर्चा केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है और इसका कार्यान्वयन है वो है राज्य सरकारें द्वारा करती है। इसके अंतर्गत यह प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं तथा अनौपचारिक शिक्षा सुविधाएं भी प्रदान करता है, और इसमें 6 वर्ष से कम आय वाले बच्चों के लिए तथा गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 6 मूल सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्थाएं हैं। और उनमें मोटे तौर पर वो अगर 6 मूल सेवाओं की बात करें तो वो निम्न है, आप नोट आउट भी उसको कर सकते हो। इसमें हम देखें पूरक खाना जिसको सप्लीमेंट्री फीडिंग कहा जाता है, जिसके तहत प्रत्येक बच्चे को साल में 300 दिन 500 कैलोरी प्रतिदिन व 12 से 15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन तथा प्रत्येक गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाओं को 600 कैलोरी प्रतिदिन तथा 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उपलब्ध कराने की प्रावधान, पहला प्रावधान तो सप्लीमेंट्री जो पूरक खाना उसका है। उसके अलावा दूसरा इसके अंदर जो है बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा है उसका है। तीसरा स्वास्थ्य परीक्षण है, और चौथा इसमें है विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधाएं
वो प्राप्त करना। और पांचवा इसमें है वयस्क स्त्रियों को स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में शिक्षा। और अंतिम इसमें देखें छठी जो मूल सेवा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पर पूर्व जैसे नॉन फॉर्मल पर स्कूल शिक्षा है वो इसके अंतर्गत रखी गई है। और ये जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। और इसमें हम देखें मुख्य रूप से काम करने वाले कर्मचारियों में आपने देखा होगा कि मुख्य विकास परियोजना ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, सुपरवाइजर होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इस प्रकार ये एक योजना संचालित की गई है, समेकित एकीकृत बाल विकास सेवा। इसके अलावा दोपहर भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना है, जो कि प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहारा देने के लिए 1995 में, थोड़ी सी ये डेट ध्यान में रखना एमडीएम की, 1995 में केंद्र सरकार द्वारा इसको चालू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में हाजिरी बढ़े, बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए तथा बीच में ही स्कूल छोड़ देने की रिवायत जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं कम की जा सके। इस योजना में यह भी प्रयास किया जा रहा है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों को बेहतर पोषण, अधिक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके। तो ये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं जिनकी बात हम की है। और अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि राशन कार्ड के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, जिनमें है निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अत्यंत अंत्योदय कार्ड, जो निर्धन है उनमें भी और अधिक निर्धन है उनके लिए अंत्योदय कार्ड आपने सुना होगा। दूसरा है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए जो बीपीएल कार्ड होता है वो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो वाले। और तीसरा होता है अन्य लोगों के लिए जिसको एपीएल कार्ड कहा जाता है। प्रमुख रूप से ये 3 प्रकार के राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। आगे हम इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति को देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में ये प्रणाली सबके लिए थी और निर्धन और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था, सबके लिए। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉक में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस शुरू की गई थी। इसका जो लक्ष्य है दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। तो 1992 में थोड़ा सा इसमें और संशोधन किया गया और 1700 ब्लॉकों में इसको चालू किया गया था, जिसको संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोला गया। थोड़ा सा ये 1992 वाली ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। और जून 1997 में 1 जून 1997 है ये में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TBDS प्रारंभ की गई है। इसकी भी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके अंतर्गत ये पहला मौका था जब निर्धन और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत अपनाई गई थी। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि दोनों के लिए अलग अलग कीमत, इसको जैसे APL और BPL यानी 2 भागों में इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसमें हम देखें इसको टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, TBDS, जिसकी हमने बात की थी। और इसको प्रारंभ में इसके अंतर्गत राज्य सरकारों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पता लगाने के लिए कहा गया था। और इस गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों को रखने की व्यवस्था की गई थी जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम थी। ऐसे इसकी शुरू में जो इसके अंतर्गत है वो प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह देने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बाद में हम देखेंगे बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति मास कर दिया गया था। और 1 अप्रैल 2002 को राशन की मात्रा और बढ़ा दी गई थी, जिसको 35 किलोग्राम प्रति मास प्रति परिवार कर दिया गया था। और इसकी जैसा कि इसमें वर्णन मिलता है कि 2 प्रकार की जो इशू प्राइस है, निर्गम लागत है, जो एक BPL के लिए थी बिलो पॉवर्टी लाइन और एक थी APL के लिए अबो पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको प्रारंभ में ये किया गया था 2000 में कि जो FCI थी, भारतीय खाद्य निगम थी, उसकी जो आर्थिक लागत है उसके 50% के आसपास उसकी कीमत, जैसे मान लीजिए गेहूँ की उसकी लागत आ रही है 1400 रुपये, तो BPL के लिए उसका 50% यानी 700 रुपये के हिसाब से
अंतर्गत रखा गया था। जबकि एपीएल है वो एफसीआई की आर्थिक लागत के बराबर, यानी जैसे मान लीजिए कि 1400 रुपये प्रति क्विंटल है तो उसके हिसाब से उसके बराबर उसकी कीमत का निर्धारण समय समय पर इसमें बदलाव किया गया था। तो मुख्य रूप से आप यहाँ ध्यान में रखना, निर्धन और गैर निर्धनों के लिए विभेदक की नीति को इसके अंतर्गत अपनाया गया था। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं हैं, अंत्योदय अन्न योजना, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखना, 2000 में दो प्रकार की अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक तीसरी प्रकार की कीमत निर्धारण, जैसा कि आपने देखा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो निर्धन और गैर निर्धन के लिए था, और अंत्योदय अन्न योजना में जो निर्धनों में भी और अधिक निर्धन है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये योजनाएं क्रमशः गरीबी में सर्वाधिक गरीब, जो कि आपकी अंत्योदय योजना है, गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब पूछा जा सकता है किसके लिए, और अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम आगे टेबल में भी समझेंगे। तो ये वर्तमान स्थिति को हम देखें, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में हमने बात की। आगे इसमें बात करें हम, इस टेबल के माध्यम से हम इसको देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसकी हम 1992 में है, ये सभी लोगों के लिए है। और फिर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 से पिछड़े ब्लॉकों की, जैसे हमने ऊपर बात की थी। और उसके बाद ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS जिसको बोला जाता है, 2000 से ये क्रियान्वित है। और ये निर्धन और गैर निर्धन यानी BPL और APL, बहुत महत्वपूर्ण बात है BPL और APL, ठीक है, जिसमें 35 किलोग्राम खाद्यान्न है, जिसकी हमने ऊपर भी बात की थी। और ये 1 अप्रैल 2002 से 35 किलोग्राम था, पहले इसमें कमी थी, शुरू में 10 किलोग्राम फिर 25 किलोग्राम इस ऐसा अंतर्गत इसमें रखा गया था। फिर अंत्योदय अन्न योजना 2002 में, और ये है निर्धनों में सबसे निर्धन, 35 किलोग्राम प्रति महीना इसके अंतर्गत रखा गया था। फिर अन्नपूर्णा योजना 2000 में दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, योग्य परिवार सभी 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, इसमें जो गेहूं है 2 रुपये, चावल 3 रुपये, अनाज 1 रुपये, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी आगे हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर। तो ये टेबल में जो भी मैंने मोटे रूप से आपको बताया, इन बिंदुओं को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे इसमें बात करें हम, यहाँ हम देखें सबसे पहले हम बात करें अंत्योदय अन्न योजना की। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली निर्धन रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई थी, कि निर्धनों में और अधिक निर्धन हैं उनकी बात की गई थी। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण में तो जो निर्धन रेखा से नीचे और ऊपर वाले दो के लिए इश्यू प्राइस निर्धारित की गई थी। ये तीसरा अंत्योदय अन्न योजना है। संबंधित राज्य के ग्राम विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों का सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें। और अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई थी। और जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए। और इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ के आसपास इसके अंतर्गत है। इस प्रकार इसमें हम देखें कि जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसके अंतर्गत 2 निर्गमन कीमतें रखी गई थी, एक गरीबी रेखा से नीचे वाले के और एक ऊपर वाले के। उसके अलावा ये जो कि निर्गमन कीमत निश्चित की गई है, जो गरीब लोग हैं उनमें से अधिक गरीब है, अत्यधिक गरीब है उनके लिए, जिसका नाम अंत्योदय अन्न योजना रखा गया था। और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो 2 रुपये के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो चावल की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। अब हम बात करें जो कि है आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसे 5 जुलाई 2013 को लागू कर दिया गया था। और इसमें हम बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधित
सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया। तो ये थोड़ा सा डाटा इसके अंतर्गत आप रखना। 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की और 50% शहरी क्षेत्र की। इसमें जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सिफारिश की थी कि परिवार के अनुसार खाद्यान्न का हक निर्धारित करने के स्थान पर व्यक्ति अनुसार खाद्यान्न का हक निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें जो आपकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसने इस प्रकार की सिफारिश की गई थी। इसके अंतर्गत हमने देखा कि 75% ग्रामीण क्षेत्र की और 50% शहरी क्षेत्र की जनसंख्या इसके अंतर्गत ली गई थी। और इसमें जो है जो लाभ भोगी है उनके लिए 5 किलोग्राम जिसमें खाद्यान्न की बात की गई, जिसमें चावल है, गेहूँ और मोटे अनाज की इसके अंतर्गत बात की गई थी। जिसमें हम बात करें चावल है 3 रुपये प्रति केजी, गेहूँ है 2 रुपये प्रति केजी और जो मोटा अनाज है वो 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से रखा गया। इसमें जो ये कीमत है लाभ भोगियों का चयन राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्धारित मापदंड के आधार पर किया जाएगा, ये इसमें किया गया था। इसके अंतर्गत और भी हम बात करें तो खाद्यान्नों की कीमतें आप नोट आउट कर सकते हैं इनको। खाद्यान्नों की कीमतें आरंभ में 3 वर्षों तक लागू रहेगी और उसके पश्चात है वो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर उनका निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि वह न्यूनतम समर्थन कीमतों से अधिक न हो। इसके अलावा इसमें हम और बात करें तो यद्यपि अधिनियम में खाद्यान्नों की मात्रा को पूर्व विधेयक में निर्धारित मात्रा 7 किलो से घटाकर 5 किलो कर दिया गया था इसमें, ठीक है, जिसमें ये कमी की गई थी। और वर्तमान में हम देखें तो 35 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है इसमें। और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अधिनियम में आय अनुसार समुचित भोजन की गारंटी भी दी गई है, जिसे स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन स्कूल में छुट्टी के दिनों के अलावा एक बार मुफ्त दोपहर भोजन दिए जाने का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा प्रत्येक गर्भवती महिला है या स्तनपान कराने वाली जो माता है को स्थानीय आंगनबाड़ी से मुफ्त भोजन दिया जाएगा। और गर्भ के दौरान और बच्चा पैदा होने से 6 मास तक उससे किस्तों में 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा, ये भी इसके अंतर्गत है। साथ ही साथ इसमें है विधेयक में राज्य खाद्य कमीशन स्थापित करने की भी इसके अंतर्गत बात की गई है। और इसमें विधेयक में 3 अनुसूचियों की बात की गई है। एक अनुसूची में सार्वजनिक वितरण की जो निर्गमन कीमत है उसकी जानकारी दी गई है और दूसरी में है जो दोपहर भोजन प्रणाली है या घर ले जाने वाली जो राशन वह अन्य हकों से संबंधित पोषण मानकों को परिभाषित किया गया है, जिसमें जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि 6 मास के या 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर ले जा सकने वाली राशन से कम 500 कैलोरी भोजन या 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलने की इसमें बात की गई। और अनुसूची 3 है जिसमें खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ाने के लिए सुझाव है। तो इस प्रकार से ये मोटे रूप से ये इसके अंतर्गत जानकारी दी गई है। आप ये थोड़ा सा डाटा मुख्य रूप से ध्यान में रखना कि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये कब आया था 2013 में आया था और 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। और इसमें जो है 75% है ग्रामीण क्षेत्र की और 50% शहरी क्षेत्रों की इसमें जनसंख्या शामिल की गई है। इसके अलावा एक और इसमें आपकी है साइकी या सब्सिडी, तो वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। और साइकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमत को कम किया जाता है। तो सब्सिडी आप सब लोग जानते हो। तो इस प्रकार हम खाद्य सुरक्षा को देखा है और कहीं ना कहीं इस खाद्य सुरक्षा के माध्यम से कई लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन हम देखें कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ इसका कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन जैसे हम देखें कि जो एफसीआई की बात करें उसके द्वारा काफ़ी स्टॉक तैयार किया जाता है और हो सकता है कि कई बार स्टॉक इतना बढ़ जाता है कि जो खाद्यान्न है उसको नुकसान भी पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर चीज़ों में खामियां होती है, परंतु इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या खाद्य सुरक्षा के माध्यम से कई लोग हैं जो खाद्यान्न उपलब्ध, जिनके पास खाद्यान्न की कमी होती है वो उनके पास उपलब्ध हुआ है। तो इसके आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने खाद्य सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा की है। आप सभी से मेरी एक विनम्र अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको
इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और आप सभी से मेरी अपील ये भी है कि आपके कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, जिससे मैं और अधिक इसमें सुधार कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।